स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं और आपको मेरे चैनल की स्टोरीज और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हम हर बार आते हैं तो थैंक यू सो मच आने के लिए, और आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यंग फैमिलियाँ अब अपने घर वापस आ जाते हैं और उनकी लाइफ का सबसे बड़ा शौक उन्हें मिलता है जब उन्हें पता चलता है कि विंग की शादी जिस अल्फा से हुई है वो कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी है। अब आगे जैन फैमिलियाँ सामने खड़े हुए उस पर्सन को देख रहे हैं, वो पर्सन जिसके बारे में वो ज़्यादा तो नहीं जानते लेकिन हाँ इस पर्सन के चेहरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। कई बार जब ये पर्सन वैन रोहन और जिन गॉनशान से मिलता है तो जिन गॉनशान और वैन रोहन अपनी बॉडी पे लगे वेब कैम के थ्रू इन लोगों की मतलब जो भी इन लोगों की मीटिंग हो रही थी उसका जैन फैमिलियाँ पार्ट बनते थे। उन्होंने देखा था कि यही वो पर्सन है जिसने उनकी पूरी के पूरे बिजनेस को हानि पहुंचा रखी है। यही वो पर्सन है जो उनके ब्लैक मार्केट या कह दें अंडरवर्ल्ड में उनकी रूल करने जो वो रूलर बने हुए थे उन्हें बनने नहीं दे रहा है। इस पर्सन के चेहरे को वो कभी नहीं भूल सकते। ये डेविल है, वो डेविल जिसने इनकी पूरी लाइफ को कैसे ना बर्बाद करा हुआ है। ना चाहते हुए भी जैन फैमिली अभी तो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके अंदर उनके अंदर तो इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है उन्हें तो समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या। आज से उस दिन के फ्लैशबैक उनके दिमाग में आ रहे हैं। अब तो उन्हें लग रहा है कि ये फिर स्टेप जो वो सोचे थे उनका मास्टर स्ट्रोक है, उनका प्लान है कि बिना डेविल को पता करे वो कोरिया जाएंगे, वहाँ के सबसे बड़े माफिया से मिलके उसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे जिसे वो अपना प्लान समझ रहे थे। कहीं वो इस डेविल का प्लान तो नहीं है। सचमुच में हर मामले में ये डेविल उनसे एक कदम आगे है। जो वो अपना प्लान समझ रहे थे वो तो इस पर्सन का प्लान है। ये सारी बातें जैन फैमिलिया के दिमाग में चल रही है। जैन फैमिलिया की मुट्ठी गुस्से में टाइट होती जा रही है क्योंकि ये पर्सन अब उनके बेटे का अल्फा बन गया है। वो बेटा जो जैन फैमिलिया की लाइफ में सबसे ज़्यादा क्लोज है। कहने के लिए वो अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो हमें ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों से प्यार ना करे। वैसे जैन फैमिलिया का प्यार भी अभी तो उन्हें लग रहा है कि वो बहुत प्यार करते हैं। तो क्या सचमुच में वो विंग को प्यार करते हैं या सिर्फ उनका बेटा है बचपन से उनके साथ है तो उन्हें सिर्फ अटैचमेंट है, वो तो नहीं जानते। लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट भी उन्हें विंग से ही थी। विंग ही था जो सबके बीच में अपने फादर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्राउड करता था। अपने उस बच्चे को, अपने सबसे प्यारे, अपने सबसे छोटे लाडले बच्चे को इस तरीके से डेविल के हाथ में कैसे पहुंचा दिया जैन फैमिलिया ने। यही बात है जैन फैमिलिया के दिमाग में चल रही थी। तभी हमारे लांग वांग जी अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेते हुए जैन फैमिलिया से आगे आते हैं और दो करके मिलते हैं। मिस्टर जैन फैमिलिया आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला था कि आप आउट ऑफ द सिटी हैं, इसलिए मैं आपसे पहले मिल नहीं पाया। आप मेरे और विंग की शादी का पार्ट नहीं बन पाए, लेकिन आप मेरे फादर इन लॉ हैं तो मैं आपको मतलब रिस्पेक्टली वो करके आपसे आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। वांग जी ये बात बोलते हुए चेहरे पे एक अजीब सी कनिंग सी स्माइल दे रहा है, जैसे जैन फैमिलिया को वो पोक कर रहा है, बता रहा है कि अब वो उनकी फैमिली में आ चुका है, उनकी फैमिली का पार्ट बन चुका है। जिस तरीके से जैन फैमिलिया ये सोचते थे कि कभी वांग जी को पता ही नहीं चलेगा कि वो ही हैं सबके मास्टरमाइंड, वो ही हैं सबके लीडर, वो वैसे ही वो मतलब उन्हें पता चल गया कि ना कि अब वांग जी को पता चल गया तो वो कभी सोच नहीं सकते थे कि वांग जी को जब ये पता चल जाएगा तो वो सीधा उनकी फैमिली का पार्ट बन जाएगा। वांग जी की इस रिस्पॉन्स पे यानली और जनचा भी अपने फादर को देखने लगते हैं, उनके रिप्लाई का वेट करने लगते हैं। वहीं जैन फैमिलिया अपनी सोच में गुम थे। उन्हें पता भी नहीं चलता कि अब घर की मेन डोर से उनकी वाइफ मैडम यू और लांशी चैन और साथ में जिन जोशान भी एंट्री कर चुके हैं। जब जिन जोशान और सब लोग देखते हैं कि वांग जी उनके सामने वो करते हुए उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं तो मैडम यू थोड़ा घबरा जाती है। वहीं पीछे बैठा हुआ विंग भी अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में अभी जिंगलिंग है तो वो मतलब एक तरह से वो नहीं कर रहा है वांग जी के साथ, पर वो अपने फादर का रिएक्शन देखना चाहता है क्या रिएक्ट करेंगे उसके फादर। वहीं जैन फैमिलिया को अब मैडम यू उनके कंधे पे हाथ रख के होश में लाती हैं और बोलती हैं, हस्बैंड आप कहाँ गुम हैं? देखिए आपके सन इन लॉ अब आपके से आपकी आशीर्वाद मांग रहे हैं।
मैं जानती हूँ ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ, लेकिन हम सब ने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी। हम सब ने आपका बहुत वेट किया। जब आप वहाँ नहीं थे तो ना चाहते हुए भी मुझे जो सही लगा वो मैंने स्टेप लिया अपने बच्चों के लिए, इस कंपनी के लिए। मैं जानती हूँ आप शौक है, लेकिन मैं आपसे मिलके आपको सब कुछ बता दूँगी। इस समय आप हमारे सन इन लॉ को मतलब एक तरह से आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हमारा बिजनेस, हमारा बेटा सब सेफ है। आज अगर ये ना होते तो शायद अब तक चीज़ें बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती। एक तरह से मैडम जी वांग जी की तारीफ करते हुए जैन फैमिया से कोई होश में ला रही हैं। वहीं जैन फैमिया ये बात सुनने के बाद और ज़्यादा मन में गुस्सा हो जाते हैं। सचमुच में इस इंसान ने सब कुछ ठीक किया है। ये सब करने वाला यही इंसान है। शायद वांग जी की चाल कोई समझे ना समझे, पर जैन फैमिया तो इस घर में घुसते ही, उसे यहाँ देखते ही समझ गए। वो समझ गए इन सब के पीछे मास्टरमाइंड यही इंसान है। इसने क्यों उनके विंग से शादी की ये तो वो नहीं जानते, लेकिन हाँ इस इंसान ने ये सब कुछ प्लानिंग के थ्रू किया है, जिसके अंदर उसकी पूरी फैमिली, उसकी वाइफ, सब लोग मतलब एक तरह से विक्टिम बन गए और आपने इस बंदे की शादी उनके बेटे से करवा दी। इतना गुस्सा है जैन फैमिया कि उनका बस चले तो वो भी अपने पॉकेट से गन निकाल के यहीं मार दें इस डेविल को, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी तो अपने चेहरे पे एक मुखौटा पहना हुआ है, अपनी फैमिली से भी मुखौटा लगाया हुआ है। वो क्या करते हैं इनकी फैमिली तक नहीं जानती, तो वो कैसे अपनी फैमिली को बता दें कि ये पर्सन उनका जानी दुश्मन है, यही पर्सन है जो उनके अंडरवर्ल्ड में उनके सारे काम बिगाड़ता है। वो ये चीज़ कैसे बताए, इसलिए वो स्माइल करते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और फिर स्माइल करते हुए वांग जी को उठाते हैं और कहते हैं मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे और विंग के साथ है। इस बात पे वांग जी स्माइल करने लगते हैं। वहीं विंग अपने फादर की बात सुन के मन में बहुत गुस्सा होता है। उसे उम्मीद थी उसके फादर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसके फादर इस पर्सन के बारे में कुछ पूछेंगे, उसके फादर एक बार अपने लिए कुछ सफाई देंगे। तो उसके फादर ने बस ये कह दिया कि आशीर्वाद है मेरा आप तुम लोगों के साथ, और सामने खड़े हो गए। वहीं को ये उनका रिएक्शन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। वो अपने फादर से कुछ और रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए वो अब गुस्से में यानली के पास आता है और तुरंत जिनलिंग को यानली को देता है। अपने फादर से बिना कोई बात करे, वहाँ खड़े हुए किसी भी इंसान से बात करे हुए वो सीधा वांग जी के पास आता है और बड़े प्यार से वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं लंजा मुझे शुयांग से मिलना है। वो काफ़ी ज़्यादा घायल था और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। क्या तुम मुझे शुयांग के पास उसके हॉस्पिटल में उसे मिलने ले जाओगे? इस बात पे वांग जी आप विंग की तरफ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं विंग कितना गुस्सा है अपने फादर से, और उससे ये बात सोच के मन में बहुत खुशी होती है। वो स्माइल करता हुआ विंग की तरफ देखता है। डेविल को इस तरह स्माइल करते हुए किसी की तरफ देखते हुए पीछे खड़े लांजी चैन के तो ऑलमोस्ट देखिए ना शॉकिंग एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अपने भाई को इतना स्माइल करते हुए तो उन्होंने शायद बचपन में कभी देखा होगा, वरना वांग जी के चेहरे पे स्माइल बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो अभी डेविल को देख रहे हैं। वहीं वांग जी तुरंत बोलते हैं चलो वैसे कौन से हॉस्पिटल में हो? मैंने पता कर लिया, मैंने वैनिंग और न्यू हुसैन से पता कर लिया, बस तुम मेरे साथ चलो। ये बात बोलने के बाद वांग जी का हाथ पकड़ के विंग अपने फादर के सामने उसे अपने साथ ले जाने लगता है और बाहर मतलब मेंशन के बाहर ले जाने लगता है। और ये चीज़ देख के मतलब जान फैमिया को मन में बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है विंग के इस रिएक्शन पे। वहीं पीछे से जनता तो विंग को रोक भी लेते हैं। विंग तुम अभी क्यों जा रहे हो? अभी फादर आए हैं, पहले तुम उनसे मिल लो, उसके बाद चले जाना। इस बात पे अचानक से विंग बिना पीछे मुड़े जनता से कहते हैं वो क्या है ना, जब मैं मुसीबत में था, जब मैं खतरे में था, तो वो शुयांग था जो मेरी मदद के लिए वहाँ आया था। वो शुयांग है जो मुझे सेव करने के लिए जिस समय घायल हॉस्पिटल में है। वो इंसान मेरे बारे में सोचता था। उस इंसान ने मेरे हार्ड टाइम में मेरा साथ दिया। मेरे ख्याल से इस समय मेरी प्रायोरिटी उससे मिलना ज़रूरी है। वैसे भी मैं 2 दिन से उससे मिल नहीं पाया, तो मुझे अब उससे मिलना है। और ये बात बोलने के बाद मैं अपने पुराने वाले रूप में, जिसमें वो नखरा गुस्सा न दूसरों पे मतलब अपने सामने किसी और की ना चलने देने वाला विंग बनते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे खड़ी मैडम यू भी समझ रही हैं विंग का गुस्सा क्या है। उसके सारे बातें वो किसे सुना के गया? वो अपने फादर को सुना के गया, क्योंकि उसके फादर थे जो उसके साथ नहीं दिया था। उसके फादर थे जो उस समय उसके साथ नहीं थे जब वो मुसीबत में था, इसलिए वो अपने फादर को ये बातें सुनाते हुए गए हैं। वहीं जैन फैमिली भी इस चीज़ को समझते हैं और वो तुरंत मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यू चलो रूम में चलो, और हाँ वहीं पर मेरा ब्रेकफास्ट या कुछ मंगवा देना।
मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और ये बात बोलने के बाद जैन फैमिया भी अभी किसी और से बिना कोई बात करे सीधा अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो मैडम यू से सब कुछ अब डिटेल में जानना चाहते हैं, एवरी सिंगल थिंग जो उनके पीछे हुई है। वहीं मैडम यू भी एक एक करके उन्हें सब कुछ बताती हैं, वो सब कुछ जो उनके पीछे हुआ है, किस तरह से विंग वहाँ पे ट्रिप पे गया था, जिसे उसके बाद वहाँ पे किस तरीके से उन लोगों की किडनैपिंग हुई, किस तरह से वेंचर की लोगों ने ये सब किया, सब कुछ। ये बात सुनने के बाद जैन फैमिया की उंगली मुट्ठी और ज़्यादा टाइट हो जाती है। वो अच्छे से जानते हैं वेंचाओ ऐसा नहीं कर सकता, वेंचाओ उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वैन रॉन और वेंचाओ के दोनों बच्चे वैन रॉन और वैन रॉन के दोनों बच्चे यानी वेंचाओ और वेंजू जैन फैमिया की फैमिली को अच्छे से जानते हैं। वो जैन फैमिया की फैमिली के एक एक पर्सन के फेस को पहचानते हैं, इसलिए वो उनसे पंगा तो नहीं ले सकते। इसी कारण ये सब कहीं ना कहीं लांग वांगजी का ही प्लान था, ये डेविल का प्लान था, जिसमें देन अब सिर्फ वही नहीं बल्कि वैन रोहन भी फंस चुका है। क्या क्या डैमेज कर चुका है वांगजी इन कुछ दिनों में, वो महसूस कर चुका है कितनी किस हद तक उनका एक तरीके से अंडरवर्ल्ड में जो वो पैसे बना रहे थे, उनका जो एक होता ना अपना बिजनेस था, उसका एक टांग तो वो तोड़ चुका है। सबसे ज़्यादा पैसे तो इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं टाइप की वीडियोस को लिख करके रिकॉर्ड करके वो लोग पैसे बनाते थे। और ये सबसे बड़ा एक तरह से डैमेज डेविल कर चुका है। डेविल हर बार ऐसे ही करता है, उनके इस तरीके के खराब बिजनेसेस को बर्बाद कर देता है जैसे उसने अब करा। और इस बार तो उसने एक साथ दो निशाने लगाए, एक तरफ उनके फैमिली में घुस गया और दूसरी तरफ उनका एक इतना बड़ा बिजनेस जिससे उन्हें अच्छी खासी अर्निंग थी वो भी बंद हो गया। अब जैन फैमिया मैडम यू से बोलते हैं तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। यू हमेशा अपनी हस्बैंड की इन नखरों से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कभी भी उनसे सॉफ्टली प्यार से इतने दिन बाद मिले हैं। एक वाइफ और हस्बैंड की कितनी बातें होती हैं, ना करते हमेशा सिर्फ ऑर्डर्स दे देना, इस तरह से उनके साथ बिहेव करना उन्हें हर्ट करता है। अभी भी उन्हें हर्ट करना, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नॉर्मल रखते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी और रिंग इस समय एक टैक्सी में बैठे हुए हैं, जो शायद वांगजी ने बुलवाई है, और उन दो उसमें बैठ के उस हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। रिंग जब से मेंशन से निकला है और तब से एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, बस बाहर की तरफ देखे जा रहे हैं। रिंग के इस तरह से चुपचाप जाने से वांगजी थोड़ा सा मतलब एक तरह से ना डिस्टर्ब हो रहा है। वो नहीं चाहता कि वांगजी बिल्कुल भी परेशान हो, वो भी जैन फैमिया की वजह से। जैन फैमिया से बहुत नफरत करता है वांगजी, जो उसके अपने पर्सनल रीज़न है, और ना चाहते हुए भी वहाँ जैन फैमिया की वजह से और उसका मन ही अपसेट हो, ये तो उसे और हर्ट करता है। इसलिए वांगजी अपने हाथ को विंग के हाथ पे रखते हैं, जिसे विंग अपनी सोच से बाहर आके पहले अपने हाथ को देखता है, फिर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी तो उसकी नज़रें उसे किस तरह से कंसर्न के साथ देख रहे हैं। विंग अपने चेहरे पे अपनी पूरी स्माइल लेते हुए कहता है मैं ठीक हूँ लंजा, बस इस समय थोड़ा सा मैं शांत हूँ। मैं अब फादर से उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो इस तरीके से मेरे हार्ड टाइम में मेरे साथ नहीं है। तुम्हें पता है मेरे फादर मेरे हीरो हैं। जैसे ही वांगजी ये बात सुनता है तो उसका हाथ विंग के हाथ पे थोड़ा सा कस जाता है, वहीं दूसरे हाथ तो मुट्ठी और ज़्यादा कस जाती है, गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। वांगजी की बात विंग अपनी बात पे कंटिन्यू रखता है, वो मेरे आइडियल हैं, मेरे हीरो हैं, मेरी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, लेकिन जब मैं बहुत परेशान था, बहुत हर्ट था, तब वो वहाँ नहीं थे। मैंने कंटिन्यूसली उन्हें कितनी कॉल्स की, उनसे कनेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना किसी को बताए ऐसे गायब हो गए। क्यों लंजा, क्या हीरो ऐसे होते हैं जब कोई उन परेशानी में हो तो हीरो तो कहीं से भी हो वहाँ पे आ जाते हैं उसे सेव करने, तो फादर क्यों नहीं है? आज मेरे फादर ने मेरी लाइफ का वो इम्पॉर्टेंट टाइटल जो मैंने उन्हें दिया था माई लाइफ हीरो, वो उन्होंने उस टाइटल से अपना नाम हटा दिया। अब वो मेरी लाइफ के हीरो नहीं है, बस मेरी लाइफ के में मुझे बर्थ देने वाले मेरे फादर हैं। वांगजी के चेहरे पे इस बात पे स्माइल आ जाती है, और वांगजी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल होते हुए विंग से पूछते हैं कौन है अब तुम्हारी लाइफ का हीरो? वांगजी की बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है मतलब तुम्हारे फादर अब तुम्हारी लाइफ के हीरो नहीं रहे, तो कौन है अब तुम्हारी लाइफ का हीरो? विंग इस बात बोलता है लंजा मुझे अभी कैसे पता है, अभी तो मैंने उन्हें वहाँ ये सारी बातें तुमसे बोली हैं,
मेरे दिमाग में इतनी बातें नहीं चल रही। वैसे भी मुझे तो इस समय श्रेयांक की टेंशन हो रही है। तुमने लास्ट टाइम देखा था ना, उसे कितनी चोट लगी हुई थी, पता नहीं वो कैसा होगा। विंग को इतना श्रेयांक से के बारे में कंसर्न करता है देख वांगजी की अल्फा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। श्रेयांक भी एक अल्फा है और विंग का इतना ज़्यादा किसी और अल्फा का ध्यान रखना और सोचना कंसर्न करना वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। वो सिर्फ इस समय ठीक है करके बैठ जाता है। ये लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। विंग तुरंत श्रेयांक के रूम नंबर तक पहुंचता है। श्रेयांक के रूम में इस समय कोई नहीं है, श्रेयांक अकेला है। ये देख के विंग को और गुस्सा आता है। जैसे श्रेयांक अकेला नहीं था, सॉन्गलैन और शाओशिंशन यहाँ थे, लेकिन विंग के आने की वजह से वो लोग यहाँ से चले गए थे या ये कहते छुप गए हैं। जिससे विंग को सोचता है कि बेचारा श्रेयांक 2 दिन से शायद अकेला है। विंग को पता है श्रेयांक की फैमिली यहाँ नहीं रहती, बाहर रहती है। वो यहाँ अकेला चाइना में रहता है और उसे यही था कि शायद श्रेयांक की फैमिली आ गई होगी, लेकिन इतनी चोट के बाद भी श्रेयांक की फैमिली यहाँ नहीं आई। इस बात से विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग श्रेयांक के पास बैठते हैं। श्रेयांक शायद अभी मेडिसिन की वजह से सो रहा है, इसलिए उसे पता नहीं चलता विंग वहाँ आया है। वहीं वांगजी भी विंग के साथ इस रूम में एंटर करते हैं तो वो विंग को देखते हैं। विंग इस समय बिल्कुल श्रेयांक के फेस के अपोजिट बैठा हुआ है। वो श्रेयांक की इंजरीज को देख रहा है और मन में बहुत ज़्यादा श्रेयांक के लिए अपसेट हो रहा है। विंग का इस तरीके से श्रेयांक से अपसेट होना वांगजी को और अजीब लगता है। वहीं विंग अब सोते हुए ही श्रेयांक से बोलते हैं, श्रेयांक कैसे हो तुम? अब श्रेयांक शायद किसी की आवाज़ सुन के, जो शायद अभी पूरी गहरी नींद में नहीं था, हलचल से आवाज़ से उसकी हल्की सी आँख खुलती है और अपनी आँखों के आगे विंग को देख के उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। श्रेयांक भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी हैंडसम है और विंग इस समय उसे हंसते हुए देख के दोबारा से स्माइल करने लगता है और बोलता है, ये तुमने क्या हाल कर लिया अपना? देखो कितनी चोट लगी हुई है, क्या ज़रूरत थी इतनी बुरी तरह से चोट मारने की अपने आप को? तुम इतना ज़्यादा क्यों घायल हुए? तुम वहाँ से भाग सकते थे, अपने आप को सेव कर सकते थे, क्यों तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट होने दिया? विंग थोड़ा गुस्सा करता हुआ थोड़े अपनेपन में श्रेयांक से बोल रहा है। वहीं श्रेयांक स्माइल करते हुए अपने हाथों से विंग के हाथ को पकड़ लेता है। उसके हाथ विंग के हाथ के ऊपर रखे हुए हैं। वांगजी की नज़र बस उसी जगह है। उसे एक चीज़ कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वो अभी विंग के सामने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाह रहा। श्रेयांक और विंग के तरफ देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें कैसे हर्ट होते हुए देख सकता था? मुझे पता है तुम उस समय कितनी बड़ी मुसीबत में थे। क्या तुम ठीक हो विंग? विंग अब स्माइल करते हैं, श्रेयांक की तरफ देखता है और बोलता है, ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम हॉस्पिटल में हो, तुम घायल हो और तुम मुझसे कह रहे हो मैं ठीक हूँ? मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो तुम? श्रेयांक स्माइल करते हुए बोलते हैं, अब तुम आ गए ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें देख लिया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रेयांक शायद नोटिस नहीं कर पाया कि वांगजी भी विंग के साथ है और श्रेयांक की ये बात सुन के वांगजी के अंदर तो एक तरह से बिजली सी कुछ होता है ना, वो चल रही है। उसका तो मन कर रहा है कि श्रेयांक दोबारा से इतना मारे कि अब के तो वो उठे ही ना, लाइफ टाइम कोमा में ही चला जाए। लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है क्योंकि श्रेयांक उसी का आदमी है और श्रेयांक को वांगजी ने ही विंग के क्लोज भेजा था, लेकिन इतना क्लोज होने के लिए वांगजी कभी नहीं उसे नहीं बोलता था। और श्रेयांक ने भी शायद विंग से जब दोस्ती शुरू की थी तो इतना सोचा नहीं था विंग के साथ रह के विंग के साथ वो कब इतना क्लोज हो गया, उसे खुद को महसूस नहीं हुआ। वहीं इस बात पे हल्का सा स्माइल करता बोलता है, अच्छा तो मेडिसिन से ज़्यादा तुम्हें मेरी याद आ रही थी, तो ठीक है अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारी मेडिसिन जो आ गई है तुम्हारे पास। अब विंग की इस बात पे श्रेयांक हंसने लगता है, सेल्फ ऑब्सेस तुम हमेशा से यह थे और आज भी हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे होने से मैं ठीक हो जाऊंगा? ये तो डॉक्टर की मेहनत है जिससे मैं ठीक हो रहा हूँ और हो जाऊंगा। वैसे तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता मेरे बेहोश होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था। क्या तुम वहाँ से सेफली बाहर आ पाए थे? क्या क्या हुआ था विंग? श्रेयांक शायद उसे पता है कि विंग को वहाँ पे कुछ ज़्यादा हार्म तो नहीं होगा, लेकिन विंग के साथ क्या हुआ है वो श्रेयांक को अभी नहीं पता है। हाँ उसे ये तो पता चल गया था कि वांगजी शायद विंग को मतलब एक तरीके से इस प्लान के अकॉर्डिंग लाया है, पर एग्जैक्ट वांगजी क्या करने वाला था विंग के साथ श्रेयांक को किसी ने नहीं बताया था। तो श्रेयांक थोड़ा कंसर्न बोलते हैं इस बात पे वांगजी के मतलब श्रेयांक की बात पे विंग के चेहरे पे हल्का सा ब्लश आ जाता है और वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए ही बोलते हैं, तुम्हारे बाद मेरी शादी हो गई। आई नो मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी शादी इस तरीके से हो जिसमें मेरे दोस्त मेरे साथ ना हो, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी ही थी। अब मैं एक मार्क टोमेगा बन गया हूँ
और मैं अपने अल्फा के साथ ही आया, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ये बात बोलने के बाद विंग स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं। वहीं वांग जी अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन जो वो कैरी करता है उसके साथ बिल्कुल शुयांग के पास आके खड़ा हो जाता है। जब शुयांग देखता है वांग जी भी वहाँ पर था, वांग जी किस तरीके से विंग के कंधे पे हाथ रख के उसे देख रहे हैं, वो समझ चुका है कि अब वो हमेशा के लिए विंग को खो चुका है। शायद अब वो विंग को कभी अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पाएगा, वो कभी भी अपनी फीलिंग्स विंग को नहीं बता पाएगा। शायद वो जानता था कि कभी विंग उसका नहीं हो पाएगा, लेकिन ये दिल वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं था, किसी के लिए भी वो प्यार वाली फीलिंग ला सकता है। वांग जी का मतलब एक तरह से मोहरा था या वांग जी के ही कहने पे वो वहाँ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो विंग से इस लेवल का प्यार करने लगेगा उसे भी उम्मीद नहीं थी। विंग और वांग जी को एक साथ देख के विंग के मतलब एक तरह से मार्क टोमेगा होने की बात पे शुयांग को इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है, जैसे उसकी चेस्ट में किसी ने बहुत सारी निडल घुसा दी हो, इतना पेन फील हो रहा है। वो ना चाहते हुए भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बस अपने चेहरे पे अपनी टूटी सी हंसी लाते हुए उन दोनों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कंग्रेचुलेशन विंग, कंग्रेचुलेशन आपको भी, अब तो तुम मैरिड हो गए हो। क्या बात है, सब हमारे ग्रुप में सबसे छोटे थे तुम और सबसे पहले शादी तुमने ही कर ली। शुयांग थोड़ा विंग के साथ मजाक करने लगता है। इस बात पे विंग हंसते हुए शुयांग के हाथ पे हाथ रख के बोलता है, ओ प्लीज़ अब तुम स्टार्ट मत हो जाओ, ऐसा नहीं है कि मैंने खुशी से ये सब किया हो, सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन हाँ अब मैं और वांग जी एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और अब मैं अपनी मैरिड लाइफ में एंटर कर चुका हूँ, तो मैं तुम्हें पार्टी ज़रूर दूंगा शादी अपनी शादी की। इस बात पे शुयांग भी हंसते बोलता है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम सारे फ्रेंड्स फिर से एक बड़ा से ट्रिप पे जाएंगे, है ना। इस बात पे भी तुरंत शुयांग के हाथ से अपने हाथ हटा के अपने दोनों हाथ हवा में करके बोलता, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे किसी और ट्रिप पे नहीं जाना, इतनी एडवेंचर तो मेरी पूरी लाइफ में मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, इतनी से एक ट्रिप पे हो गई, बस मैं आज के बाद तो कभी किसी ट्रिप पे अब नहीं जाना चाहता। थोड़ा सा फनी सा फेस बनाते हुए, थोड़ा सा नखरे करता हुआ अपने एटीट्यूड में बोलता है, जिससे शुयांग और पीछे खड़े वांग जी उसे देखने लगते हैं। विंग का इस तरीके से वो होता है ना, थोड़ा सा हाई फाई वे में बोलना, स्टाइलिश तरीके से थोड़ा सा नखरे करते हुए बोलते हुए देख के वांग जी शुयांग के चेहरे पे अड़ी सी हंसी आ जाती है और बोलता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे, चाहे तुम्हारी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन हो जाए, पर तुम तो वीर विशान हो, अभी भी अपने एटीट्यूड और नखरों से बाज नहीं होगे। चलो ठीक है, तुम एंजॉय करो। और विंग के ये बात बोलने के बाद शुयांग अपनी आंख बंद करके स्ट्रेट लेट जाता है, जैसे वो विंग से कह नहीं पा रहा कि वो यहाँ से जाए, लेकिन वो विंग को यहाँ और थोड़ी देर देखेगा तो अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। विंग को लगता है कि शुयांग के शायद मेडिसिन के कारण उसे नींद आ गई है, इसलिए विंग भी चुपचाप से वहाँ से उठ के जाने लगता है। लेकिन जैसे ही विंग वहाँ से उठ के जाने ही वाला था, वांग जी भी उसके साथ था, शुयांग एकदम से विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है। वहीं विंग भी पीछे मुड़ के देखता है, वहीं शुयांग विंग की तरफ देख के अपनी स्माइल करते बोलते हैं, अपना ध्यान रखना और हाँ मुझसे मिलने दोबारा ज़रूर आना। इस बात पे विंग स्माइल करते बोलते हैं, ज़रूर, ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे ना मिलूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना और मैं तुमसे मिलते आता रहूँगा। ये बात बोलने के बाद विंग भी स्माइल करके शुयांग को बाय करके वहाँ से चला जाते हैं। विंग और वांग जी उस रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं, शुयांग की आंखों से आंसू की धारा निकल बह जाती है। उसका मन इतने पेन में है, कैसे कैसे उसने अपने इस प्यारे से दोस्त को डेविल के हाथ में पहुँचा दिया। वो भी इस प्लान के बारे में जानता था तो वो कुछ क्यों नहीं कर पाया, क्यों वो डेविल से विंग को नहीं बचा पाया। वो जानता है कि डेविल शायद विंग को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं अपने बदले के लिए, वो सिर्फ ये विंग को इस तरीके से डेविल के एक तरीके से कह सकते हैं ना बदले का सोर्स नहीं बनना देना चाहता था, इसलिए शायद वो कोशिश भी करता था कि वो डेविल से विंग को बचा के रखे। लेकिन अब सिचुएशन बिगड़ गई, अब सिचुएशन उसके हाथ से बाहर चली गई। शायद डेविल को पहले ही शक हो गया था शुयांग के इंटेंशन पे, इसलिए डेविल ने शुयांग को आधे से ज़्यादा बातें छुपा रखी थी। आज शायद शुयांग ये चीज़ महसूस कर रहा है कि डेविल जितना वो सोचता था उससे ज़्यादा खतरनाक है। ये डेविल इतने लेवल का सोच सकता था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग कहीं डेविल की नफरत गुस्से में कहीं पिस ना जाए। शुयांग ये सोच के ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, अपने प्यार को अपनी लाइफ से दूर होता है देखकर दर्द तो है ही, पर विंग को इस खतरे में देख के और भी ज़्यादा डर रहा है शुयांग। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को वो चीज़ याद आ रही है, जैसे शुयांग ने विंग का हाथ पकड़ा, विंग और शुयांग एक दूसरे के ऊपर हाथ डाले बैठे थे। शुयांग
का विंग को टच करना, ये सब चीज़ें वांग जी को एक अजीब सी जेलसी फील कराते हैं। है तो वो डेविल ही, वो कुछ भी करे, लेकिन जो चीज़ जो उसके अंदर है, जो कैरेक्टर उसके अंदर है, वो उसे ज़्यादा टाइम तक हाइड नहीं कर सकता। और वो ना चाहते हुए भी अपनी जेलसी में विंग को गुस्से में हाथ पकड़ के एक साइड के, जो वो वैसे रूम नहीं होते हैं, वेटिंग एरिया टाइप होते हैं, उस टाइप के रूम में ले आता है वांग जी। एक अजीब से अबेंडेड से वेटिंग रूम में विंग को ले आया। विंग उस रूम को देख रहा है और एकदम से घबराता बोलता है, वांग जी लंजा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बात पे वांग विंग कुछ के मतलब रिएक्ट क्वेश्चन पे आंसर ना करते हुए वांग जी विंग को तुरंत अपनी तरफ पैशनेटली खींच के उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग इस तरीके से वांग जी का पैशनेटली इस तरीके से पब्लिक प्लेस में किस करते हुए देखकर थोड़ा घबरा जाता है और हम हल्का सा वांग जी से दूर होता है और बोलते हैं, नंजा ये वेटिंग एरिया है, यहाँ कभी भी कोई भी आ सकता है नंजा, हमें यहाँ ये सब नहीं करना चाहिए। इस बात पे विंग के इस रिएक्शन पे वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी एक चेयर पे बैठ के विंग को अपने ऊपर पुश कर लेते हैं। अब विंग उसके लैप पे है और वांग जी विंग को पुश कस के पकड़ा हुआ है और बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किस मी बैक। वांग जी बड़ी बड़ी मतलब विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, क्या मैंने बोला किस मी बैक? और ये बोलने के बाद विंग की नेक को पकड़ के अपनी तरफ खींच के बहुत पैशनेटली किस करने लगते हैं। विंग वांग जी की इस रिएक्शन पे कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब वांग जी ने उसे बोला किस मी, तो वो कैसे खुद को रोक सकता है। वो भी वांग जी की अब उसी तरह से किस को रिप्लाई करने लगता है। वही वांग जी जब विंग की किस कर रहा था तो धीरे से विंग की शर्ट्स के बटन खोलने लगता है, जिसे विंग थोड़ा नर्वस होकर दोनों हाथ से वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। अब बोलते हैं, नंजा ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, ये पब्लिक एरिया है, कभी भी कोई भी यहाँ आ सकता है। इस बात पे वांग जी अब विंग के उन दोनों हाथों को पकड़ के पीछे की तरफ पिन कर लेते हैं और अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैंने बोला किस मी, इसके अलावा कुछ मत करो। और विंग को ये बोलने के बाद वांग जी दोबारा से पैशनेटली किस करने लगता है और धीरे से उसकी अपने दूसरे हाथ से विंग की शर्ट की बटन खोलने लगता है, जिससे विंग थोड़ा नर्वस और घबरा जाता है। ये क्या कर रहा है लंजा? वो भी इस पब्लिक प्लेस में, क्या हो गया है लंजा को? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक था, सडनली ये सब क्यों? बेचारा विंग ये चीज़ सोच ही नहीं पा रहा है। नहीं वांग जी अब विंग के फेस से हल्का सा दूर होता है, उसकी नेक पे किसेस करने लगता है। धीरे से वह विंग की बॉडी पे उसके मतलब एक तरह से हाथ को रिमूव कर फेरने लगता है और धीरे से विंग के निपल्स को सक करना शुरू कर दें, जिससे विंग की मुँह निकल जाती है। वो लंजा स्टॉप, हम पब्लिक में, बेचारा यही कहता है। वहीं विंग तो इस चीज़ बातों को इग्नोर करके वांग जी पूरी तरह से पैशनेटली विंग के निपल्स को पूरी तरह से सक करें। विंग को समझ नहीं आ रहा है ये लंजा क्या कर रहा है उसके साथ, और ये क्यों इस तरह से पब्लिकली ये सब कर रहा है। वांग जी विंग के निपल्स इस तरह से कंटिन्यूसली कम से कम 20 to 30 मिनट तक सक करता रहता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं, बस किसे उसके चेस्ट पे सक यही कर रहा है, जिसे विंग को समझ आए क्या ऑब्सेशन है लंजा को उसके निपल से। कल भी उसे छोड़ नहीं रहा था और आज पब्लिकली ये सब कर रहा है। विंग की अब आंखों से आंसू आने लगे उसे। अब जी थोड़ा थोड़ा मतलब अपने निपल्स में पेन भी होने लगा। वो वांग जी की इस सकिंग बाइटिंग को बहुत देर से एक तरीके से अपनी बॉडी पे कंट्रोल करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसकी हालत बुरी हो रही है। वो अब थक के वांग जी के सर पे अपना सर रख के रेस्ट करने लगता है, या ये कहते हैं आँख बंद करने लगता है, सोच के कि ये तो रुकेगा नहीं, वो तो बेटर है कि अब अपनी और एनर्जी क्या वेस्ट करें। वांग जी जब महसूस करता है शायद विंग टायर्ड हो गया, उसका गुस्सा भी अब थोड़ा सा शांत हो गया, वो विंग के हाथों को छोड़ता है और अब विंग की तरफ देखते हैं। विंग का फेस पूरी तरह से आंसू से भीगा हुआ है, उसका फेस बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, एक्साइटेड, और मतलब एक तरह से होता है ना उसकी जगह थोड़ा सा डल सा लग रहा है। तो वो तुरंत विंग को अब मतलब अपनी गोदी में आराम से लेके उसके सर को अपने चेस्ट पे रख के उसे सहलाने लगता है। वहीं गुस्से में वांग जी के चेस्ट पे अपने हाथ से मारने लगता है, छोटे छोटे से पंचेस मारने लगता है और रोते हुए बोलता है, लंजा तुम रुक क्यों नहीं रहे थे? मैं तुम्हें रोक रहा था ना, तुम पता है हम पब्लिक में हैं और मुझे कितना पेन हो रहा है, पर तुम रुक ही नहीं रहे थे। मत करो मुझे अभी ये प्यार, छोड़ो मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना। विंग गुस्से में हाथ मारते बोलता है। वहीं वांग जी जो प्यार से अभी विंग को उसके सर पे हाथ फिरा रहा था, अचानक से जब ये सुनता है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, तो गुस्से में विंग की तरफ विंग के फेस को अपनी तरफ करता है और पूरी डार्क ऑरे के साथ बोलता है, तुम मुझसे दूर अब कहीं नहीं जा सकते, मेरे पास ही रहना है तुम्हें, ये बात याद रखो।
इस बात पे भी थोड़ा सा जो अभी वांग जी से नखरा कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, वो डर जाता है। वांग जी के इस एक्सप्रेशंस को, इस ऑरा को देख के वो घबरा जाता है। वहीं वांग जी भी विंग के चेहरे पे ये डर देख के थोड़ा सा नॉर्मल होता है और फिर से विंग को अपने चेस्ट मतलब हक कर लेता है, उसका सर फिर से अपने चेस्ट पे रख के प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, तुम मुझसे दूर मत जाओ, गुस्सा करो, नाराज़गी करो, पर मुझसे दूर जाने की बात कभी मत बोलना विंग। इस बात पे विंग जो शायद सोच रहा है कि वांग जी इसकी इतनी सी बात पे इतना सीरियस क्यों हो गया, पर फिर भी वो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करते हुए फिर भी अपना गुस्सा करते हुए वांग जी को दोबारा से हिट करता है और बोलता है, तुम मुझे परेशान करते हो, मुझे इस तरीके से सबके बीच में ह्यूमिलेट करते हो, इस तरह पब्लिक प्लेस में मेरे साथ ये सब करते हो, और उसके बाद अगर मैं गुस्से में कुछ कहता हूँ तो फिर मुझ पर गुस्सा करते हो। सचमुच लंजा, अब मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। लंजा, मुझे घर जाना है, प्लीज़ अब घर चलो। ये बोल के वांग भी गुस्से में वांग जी की ऊपर से उठ के खड़ा हो जाता है, अपने शर्ट्स के बटन ठीक करता है, अपने चेहरे को थोड़ा ठीक करता है और वांग जी को बिना कुछ कहे गुस्से में उस रूम को खोल के चला जाता है। वहीं वांग जी शायद समझ चुका है कि विंग उससे गुस्सा हो गया। वहीं विंग भी अब गुस्से में बड़े बड़े कदमों से अब बाहर की मतलब एकदम हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जा रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगा वांग जी ने उसके साथ ये सब किया, वो भी इस तरह पब्लिकली, और उसके बाद उसे फिर डराया भी। क्यों क्यों करा वांग जी ने ऐसा? क्या विंग कोशिश नहीं कर रहा है? वो कितना इस रिश्ते में अपने एफर्ट डाल रहा है, वांग जी को ये क्यों नहीं दिख रहा? विंग जैसा पर्सन जो कभी भी अपनी मर्सिडीज से नीचे नहीं जाता था, वो वांग जी के साथ एक उसकी स्टैंडर्ड पे आके टैक्सी में यहाँ आया। क्यों? ये कोई बड़ी बात नहीं है वांग जी के लिए। विंग को लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है। उसे क्या पता, ये भी कुछ लोग तो टैक्सी में भी नहीं आ सकते, वो तो बेचारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं, लेकिन विंग के लिए तो बड़ी बात है। इधर विंग वो सोच रहा कि लंजा उसके एफर्ट्स को समझना है। हाँ ये बात सही है, विंग एफर्ट डाल रहा है, विंग कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है, नखरे नहीं दिखा रहा, बल्कि कोशिश कर रहा है अपने रिश्ते को अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो एक हाई फाई एक ऊंची फैमिली में रहा हुआ, हमेशा वो कहते हैं सिल्वर स्पून्स के साथ पैदा हुआ हुआ बच्चा है, उसने वो सब नॉर्मल लाइफ नहीं देखी, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर रहा, वांग जी के साथ हर चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। वहीं वांग जी का ये गुस्सा, ये एटीट्यूड विंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, इससे वो बाहर आ जाता है गुस्से में। वहीं वांग जी भी विंग को इस तरह गुस्से में बाहर जाते हुए देख के उसे फॉलो करने लगता है। वहीं विंग को समझना वांग जी के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। वांग जी जो इमोशनली इतना स्ट्रांग है कि उसे किसी और के इमोशन फील नहीं होते, अंदर से वो लोगों के बारे में सोच कर भी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके लिए भी ये चीज़ थोड़ी हार्ड है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, कैसे वांग जी या अपने बदला लेगा। क्या सचमुच में वांग जी ने विंग से शादी सिर्फ बदले के लिए दी ली है, मतलब करी है? वो आप मेरे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।